अगर दुनिया खुदगर्ज है, अगर दुनिया खुदगर्ज है तो तुम्हें बदलने में क्या हर्ज है। अगर दुनिया खुदगर्ज है तो तुम्हें बदलने में क्या हर्ज है। ना बदलना तुम्हारे मन का भ्रम है, ना बदलना तुम्हारे मन का भ्रम है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। पूरा नहीं सही पर थोड़ा बदल कर तो देखो, पूरा नहीं सही पर थोड़ा बदल कर तो देखो। नई राहें जो दिख रही है उस पर थोड़ा चलकर तो देखो, नई राहें जो दिख रही है थोड़ा चलकर तो देखो। हो सकता है सही हो जाए जो तुम्हारे जिंदगी का मर्ज है, तो तुम्हें बदलने में क्या हर्ज है। हर इंसान को जो है अपने जीवन में जो है समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो है बदलना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो हम लोग जो है इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑफलाइन के साथ जो है हम लोग चल रहे थे, लेकिन अगर समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, समाज की आवश्यकता बदल रही है, तो हम अपने आप को क्यों ना बदले। तो इसी सोच के साथ जो है आपको ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म तैयार करने का जो है कोशिश किया जा रहा है। और हर संभव प्रयास यही रहेगा कि आपको जो है यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट उपलब्ध है उससे बेहतर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर सकें, ऐसा हमारी जो है आशा है। और आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगेगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमारा जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक निबंध है, ठीक है ना। यह एक निबंध है जो आपका श्रम विभाजन यानी कि काम के बंटवारा और जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। काम का बंटवारा कैसे हुआ, जात का विकास कैसे हुआ और जाति जो है कैसे सही है कैसे गलत है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो चैप्टर है हमारा, ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वहां से लिया गया आपका चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्वेश्चन आएगा कहां से लिया गया, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है एक प्रसिद्ध भाषण था, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है क्या था, तो भाषण था जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे प्रसिद्ध भाषण था। तो यहां से लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से क्या, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा के जो लेखक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो आपका भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपका कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म जो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। और इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जो हमारे समाज में जो दलित माने जाते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। और इनका जो है मृत्यु जो हो गया आपका 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में आपका दिल्ली में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनके माता जी का नाम जो था आपका भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम जो था आपका भीमाबाई। और आपके इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल। इनका जो है 2 विवाह हुआ था। इनका विवाह, सबसे पहला विवाह जो हुआ था आपका 1906 में 1906 में हुआ था, 15 वर्ष की अवस्था में। जब ये 15 वर्ष के थे, 1891 में इनका जन्म हुआ। 15 वर्ष अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, तो 1906। तो 1906 में इनका पहली जो विवाह हुआ था रमाबाई से। भीमराव अंबेडकर की 2 पत्नियां थी, एक रमाबाई और दूसरी जो है सविताबाई, ठीक है। रमाबाई अंबेडकर और दूसरी जो थी सविताबाई जो है सविताबाई अंबेडकर। तो रमाबाई के साथ जो इनका विवाह हुआ था 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र 15 वर्ष में इन्होंने विवाह कर लिए थे, क्योंकि छोटे कास्ट में पहले ऐसा ही होता था। तो इनका विवाह पहला हुआ था 1906 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा। और इनका जो है कुल जो है 5 संतान हुआ, ठीक है ना। 5 संतान में पांचों के पांचों जो है एकमात्र उसमें से बचे आपका, जिनका नाम था यशवंत अंबेडकर बचे। और बाकी 4 संतानें जो थे वो क्या हो गए, मर गए। और इनका जो पत्नी पहली थी रमाबाई, वह भी 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में जो है किसी बीमारी के कारण से जो है शारीरिक अस्वस्थता के कारण 1935 में ये क्या हो गए, ये भी चल बसे मर गए।
तब जो है इन्होंने जो है तब से अकेले रहना शुरू किए। इनको भी जो है आपका डायबिटीज जो है कुछ कुछ बीमारियां हो जाती है, जिसका इलाज जो है करते हैं आपका डॉक्टर सविता अंबेडकर। इनका विवाह, भीमराव अंबेडकर का विवाह सविता अंबेडकर करते हैं। और सविता अंबेडकर जब इनका जो है इलाज करते हैं तो उसी इलाज करने के क्रम में दोनों में एक आकर्षण होता है, दोनों में जो है आपका प्रेम की भावना जग जाता है। प्रेम इस कदर हो जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो है फिर सविता बाई से विवाह कर लेते हैं 1948 ईस्वी में। तो दूसरी जो पत्नी थी सविता बाई थी। अब हम लोग समझेंगे, देखिएगा, तो इनका जो जन्म, इसके जो लेखक श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, तो आपका निबंध है। कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं बुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महो मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जो है मृत्यु कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनके माता जी का नाम क्या था, तो आपका रमाबाई। पिताजी का नाम जो था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। इनकी जो है इनका कितना विवाह, तो 2 विवाह हुआ था। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर, दूसरी का नाम जो था सविताबाई अंबेडकर। और पहली विवाह जो हुआ था इनका जो है भीमराव अंबेडकर का 15 वर्ष की अवस्था में 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ जो है। उसके बाद रमाबाई जो है शारीरिक अस्वस्थता के कारण 1935 में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर भी जो है डायबिटीज वगैरह कुछ कुछ जो है इनको भी शारीरिक अस्वस्थता आता है, जिनका इलाज जो है करते हैं डॉक्टर सविता। उन्हीं से प्रेम हो जाता है, फिर उनसे क्या कर लेते हैं 1948 में विवाह कर लेते हैं। इनका जो पुत्र था, टोटल 5 पुत्र था, जिसमें से आपका यशवंत जो है एक बचता है, बाकी सभी लोग जो है क्या हो जाता है, मर जाता है। सुनिएगा आगे समझेंगे। भीमराव अंबेडकर जो थे इनके प्रेरक व्यक्ति जो थे, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति जो थे आपका बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके जीवन के जो है रचनात्मकता के और जीवन के जो है प्रेरक व्यक्ति जो थे भीमराव अंबेडकर के, तो 3 थे। कौन कौन थे, तो पहला आपका बुद्ध थे, दूसरा कबीर थे और तीसरा जो थे ज्योतिबा फुले थे। इन तीनों से भीमराव अंबेडकर जो थे इन तीनों से सीखते थे। प्रेरक किसे कहा जाता है, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके विचारों को आप जो है अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इन सभी का जो है जीवन से जो है भीमराव अंबेडकर बहुत सारी चीजें अपनाए और इनसे सीखे। इनके कार्यों में जो है सुधार, जो है जो कार्य कर रहे थे उस कार्यों से प्रभावित थे भीमराव अंबेडकर। तो इनसे प्रेरणा लिए, बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से। तो इनके प्रेरक व्यक्ति कितने हो गए, 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे सुनिएगा, इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर जो है आपका कहाँ गए, लंदन गए। पहले अमेरिका गए न्यूयॉर्क और उसके बाद जो है फिर उन्होंने क्या हुआ, लंदन गए थे, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि उनका जो है यहाँ वो होगा उनका संपूर्ण वांग्मय। वांग्मय मतलब होता है साहित्य, वांग्मय मतलब क्या होता है, तो साहित्य। तो इनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक कल्याण मंत्रालय है, तो उसके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जितना भी साहित्य लिखा गया वह भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है उसे 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। छोटे छोटे 21 खंड में विभाजित करके उन सभी को प्रकाशित किया गया। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उस संपूर्ण वांग्मय का नाम क्या था, तो बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो आपका 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। आगे सुनिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण होगा यहाँ पर, विख्यात भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर का जो है विख्यात भाषण आपका क्या है,
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सबसे प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी होता है जाति भेद का उच्छेद, का हिंदी जो रूपांतरण किए वो किए ललई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर जो बोले थे, भाषण लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था। हम लोग पढ़ रहे हैं किस में, तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो आपका ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में रूपांतरित किया। क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा कहाँ से लिया गया, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने। अगर क्वेश्चन में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है क्वेश्चन पूछे कि भीमराव श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो हर जगह रहता है। हो सकता है क्वेश्चन अगर घुमावे के मन के एग्जामिनर का, तब क्या करेगा, दे देगा ऑप्शन में जाति भेद का उच्छेद। बुतरू अलवलैते खोजेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जो नजर नहीं आएगा। तो नजर नहीं आएगा तो आपको नजर आना चाहिए जाति भेद का उच्छेद। तो जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, समझिए। आगे जो है जाते पाती तोड़क मंडल जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में लाहौर में। जाति पाटी तोड़क मंडल सम्मेलन जो हुआ था लाहौर में, मतलब जात पात को समाप्त करने के संबंध में जो है सम्मेलन हुआ, वो हुआ था जो है आपका 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष जो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि संविधान को लिखने में इनका सबसे अहम भूमिका रहा। तो संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता कौन थे, तो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे क्या थे, तो संविधान निर्माता के रूप में। और इनके पास जो है नॉलेज भी काफी अधिक था, सबसे अधिक डिग्रियां थे भारत में इनके पास। आइए हम लोग जो है चलते हैं इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, समझते हैं। देखिए इनका रचना, इनका जो है आपका रचना, तो इनका रचना है द कास्ट इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, पहला है द कास्ट इन इंडिया, पहला हो गया द कास्ट इन इंडिया। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पहला द कास्ट इन इंडिया, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा हो गया जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला है द अनटचेबल्स, फिर है हु आर दे, फिर है आपका हु आर सुद्राज, फिर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, फिर है बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनकी रचना है। फिर है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, फिर है आपका द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, फिर लास्ट आपका आखिरी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सभी रचनाएं जो इनका सबसे प्रमुख रचना है भीमराव अंबेडकर का। टोटल रचना यहां से देखिए, आपका याद करना है, इसको एक बार ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला हो गया द कास्ट इन इंडिया, दूसरा हो गया आपका देयर मैकेनिज्म, तीसरा हो गया आपका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा हो गया आपका द अनटचेबल्स, उसके बाद चौथा हो गया ये आपका पचमा हु आर दे, फिर हो गया हु आर सुद्राज छठा, उसके बाद सतमा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म सतमा, फिर आठवां आपका बुद्धा एंड हिज धम्मा क्या हो गया, आठवां हो गया। फिर नौवां हो जाएगा आपका थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, नौवां हो गया बुआ। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन आपका हो गया क्या, 10वां, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया आपका 11वां। प्रमुख रचना इनका 11 दिया है, तो इनका 11 रचना हम लोग को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है इस बार से 2024 से थोड़ा क्वेश्चन गहराई में गया है, तो इसलिए जो है हम लोगों को गहराई से पढ़ना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनका क्या पढ़ लिए, तो लेखक परिचय पढ़ लिए। थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में और देना चाहेंगे कि इनके पास जो ज्ञान था, या जो है
यह थे क्या, तो यह एक, ध्यान से सुनिएगा, यह एक इतिहास मीमांसक विधि विधि विधिवेता, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बैरिस्टर, मतलब वकील। फिर अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान जानकार थे। समाज शास्त्र, इनके पास समाज का भी ज्ञान था। शिक्षाविद थे, काफ़ी जो है इनके पास ज्ञान था। और ये धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर जो है उभरे, या जो है धर्म दर्शन के भी अच्छे जानकार थे। इनके पास जो है काफ़ी क्या था, इनके पास काफ़ी जो है नॉलेज था, हर क्षेत्र में जो है इनके पास ज्ञान था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनका परिचय पढ़ा। अब हम लोग जो है इनके जो है आपका द्वारा लिखा गया जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को क्या जो है पढ़ना है, क्या सीखना है। तो जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यानी कि काम का, श्रम मतलब काम और विभाजन मतलब बंटवारा, काम का बंटवारा से लेकर के आज जो है जाति का बंटवारा, मानव का बंटवारा, लोगों का कैसे बंटवारा हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये समझते हैं कि जाति आया कैसे, उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे आगे। तो देखिए प्राचीन समय में जब मानव जो है आदि मानव था, आदि मानव था यानी कि जब जंगलों में रहा करता था, तब जो है मानव की संख्या भी कम थी, आवश्यकताएं भी कम थी और ज्ञान भी कम था। तो जैसे भी अपना हो सका जिंदगी बिता रहे थे, पेड़ पौधा से जो है खाना मिलना, उसके बाद इस तरह से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ तो उसमें जो है लोग जो है जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ तो लोगों का विचार आया कि ऐसा करते हैं कि लोग जो है कार्य कुशल हो, काम लोग अच्छा सा करे। तो उस आधार पर प्राचीन समय में ही जो है आपका जब मानव आदि मानव में था उसी समय में लोगों को जो है काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था, नाम एगो इंगित किया गया था कि लोग जैसा काम करेगा वैसा जो है उसका एक नाम जाति वाला रखा जाएगा। तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था में, उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, तो उस वर्ण व्यवस्था में जो है रखा गया था तो 4 जातियों को। सबसे पहला आया था ब्राह्मण, दूसरा आया था क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय, उसके बाद जो है तीसरा आया था आपका वैश्य और चौथा जो आया था आपका शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 जातियों जो है बनाया गया था वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, तो जब वर्ण व्यवस्था में 4 जातियों को बनाया गया था तो उसमें क्या था कि जो पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे थे उनको ब्राह्मण कहा गया था, और बाद में जो है फिर जो देश की रक्षा, अपने क्षेत्र का रक्षा करते थे, सैनिक का यानी काम करते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। वैसे जो व्यापार व्यवसाय उद्योग कर रहे थे उन्हें वैसे कहा जाता था, और वैसे लोग जो इन तीनों का सेवा में लगे थे, छोटा मोटा जो काम कर रहे थे, उनको शूद्र कहा गया। और इन्हीं से फिर जो है धीरे धीरे इन्हीं 4 जातियों से जो है फिर धीरे धीरे टूट करके जो है आज हजारों लाखों जाति बन चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये जो जातियां बनी थी, ये जातियां जो थी आपका काम के आधार पर, जो जैसा काम करते थे वैसा जाति उनका नाम बोला जाता था। और काम जो इसमें था इच्छा से लोग करते थे, चुनते थे, जैसे इच्छा होता था। मतलब जो भी अगर पढ़ना पढ़ाना शुरू कर देता था तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो भी है आपका अगर वह देश की रक्षा करना शुरू कर दिया तो वो क्षत्रिय कहा जाता था। अगर वह जो है वो व्यापार व्यवसाय कोई करना शुरू कर दिया तो क्षत्रिय, अगर कोई लोगों का सेवा करना शुरू कर दिया, छोटा मोटा जो काम साफ सफाई जो भी है वैसा काम करने लगता था तो उसको शूद्र कहा जाता था। और अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, अगर वह जो है देश की रक्षा करने लगा तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय कहलाने लगेगा। अगर कोई क्षत्रिय का बेटा है, अगर व्यापार व्यवसाय करने लगा तो क्षत्रिय नहीं वैश्य कहलाने लगेगा।
क्योंकि काम के आधार पर रखा गया था। उस समय किसी को कोई किसी से भेदभाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं जातियों से जो है ये जातियां अस्थायित्व रूप में आने लगी और जो है अलग अलग जातियों का विकास हुआ और जाति के साथ साथ ही लोगों का काम भी फिक्स होने लगा। लोग जब जाति इसी से टूटने लगा तो काम भी लोगों का जो है निश्चित हो गया, जो जिस जात का वही काम करेगा, ऐसा जो है व्यवस्था बन गई। उसी को जाति प्रथा कहा गया। तो जाति प्रथा जो है के बारे में, अब जाति प्रथा विकसित हुआ तो जाति प्रथा के एक जो है आपका लेखक है जो आपका विपक्ष में है, यानी कि जातिवाद के विरोध करने वाले हैं, और एक आपका जो है जातिवाद के पोषक हैं। जातिवाद के आप एक क्या हैं, एक जातिवाद के पोषक, एक जो है जातिवाद के विरोधी, मतलब जातिवाद को गलत मानने वाले हैं। तो जातिवाद को गलत मानने वाले में से लेखक हैं, और जातिवाद के पोषक यानी समर्थक जो जाति को अच्छा कहने वाले हैं वो क्या है, तो समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं जो जाति का समर्थन करते हैं। अब सुनिए, लेखक शुरू करते हैं, कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। लेखक बोले, ध्यान से सुनिएगा, कहानी टाइप से बिल्कुल आपका दिमाग में जो है छप जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो लेखक जो है कहते हैं कि आज भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि आज लोग जो है आधुनिक हो चुका है समाज, लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, पता नहीं कौन इतने सारे खोज कर चुके हैं, फिर भी जो है लोग जो है आज भी जाति पाति की बात करते हैं। आज भी जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो रहा है, और फिर भी लोग जो है जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। इस बात से हमें जो है, लेखक कहते हैं कि ये उपहास की बात है, मजाक की बात। उपहास का अर्थ होता है मजाक, उपहास की बात है, बुराई है, ऐसी शिक्षा पर लानत है कि लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अगर जात पात के चलते लड़ाई झगड़ा, जाति पाति की बात कर रहे हैं, जात को जो है समर्थन कर रहे हैं, तो ये जो है उपहास की बात है, बुराई की बात है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा जो है आज जो है काम बांटने के साथ साथ जो है काम करने वाले लोगों को, काम करने वाले लोग को भी क्या कर देता है, बांट देता है। देखिए, जाति बांटना जो है, जाति जो प्राचीन समय में जो जाति बटा था वो क्या चीज के आधार पर, लोगों के इच्छा, जो काम होता था, जो काम करते थे, उस इच्छा के आधार पर काम बांटा गया था। लेकिन ये आज की जो जाति प्रथा है वो जबरदस्ती काम का बंटवारा कर, तो आज जो है जाति प्रथा काम बांटने के साथ साथ, जाति प्रथा काम बांटने का काम करता है, और काम बांटने के साथ साथ ये काम करने वाले लोगों को भी बांट देता है। कैसे बांट देता है कि अगर मान लिया जाए, यहां पर देखिए 4 जाति ले लीजिए, एक आपका ब्राह्मण हो गया, एक आपका मान लीजिए कि कुम्हार हो गया जो घड़ा बनाने काम करता है, मान लीजिए एक बढ़ई है, अब मान लीजिए आपका एक क्या है, तो आपका डोम, सुनिए 4 जाति है, चारों का काम जाति के अनुसार जो है फिक्स है। चाह के भी अपना काम नहीं बदल सकता है, अपना जाति नहीं बदल सकता है। अगर कोई कुम्हार है तो उसका कार्य हो गया क्या करना, तो जाति के आधार पर जो काम होता है, मिट्टी का क्या करना, बर्तन बनाना। ब्राह्मण का काम हो गया क्या करना, तो आपका ब्राह्मणगिरी करना, या तो जो है पूजा पाठ करवाना, शादी विवाह करवाना, कर्मकांड वाले काम। उसके बाद डोम का जो काम हो गया क्या करना, छोटा मोटा काम आपका जो है, जैसे सूप बीनना, या तो फिर नली उल्ली जो भी है, साफ सफाई करना, ये सब काम। बढ़ई है तो उसको जो है लकड़ी का काम करना है। अब बुराई इस बात का है कि आप देखिए कि जो आदमी कुम्हार है वो फिक्स हो गया किस काम के लिए, तो आपका मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए।
मतलब कहने का ये पूरे समाज में ये एक अलग जो है, समाज में एक अलग भाग हो गया। इसका काम है कि क्या करना है, तुमको मिट्टी बनाना। चाह करके भी ये जो है आपका पंडित नहीं बन सकता, पंडित का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज जो है ऐसा करने से इसको मना करेगी। तो क्या हो गया, पूरे समाज से एक अलग भाग बन गया कि तुम फिक्स हो गया, तोरा वह काम ही करना है। बुआ बड़ी है अगर मान लिया जाए तो वो फिक्स हो गया कि आपका जो है काठ का ही काम या तो फिर लकड़ी का ही काम करना है। बहुत अच्छा काम, अगर बेहतर काम जो है ये पढ़ाना चाहता है, या तो फिर आपका जो है ये पूजा पाठ बहुत अच्छा करवा सकता है, फिर भी लोग इससे करवाएंगे नहीं। मतलब ये समाज से एक प्रकार से क्या हो गया, बट गया। अगर सब सेम रहता तो सब सबका काम कर लेता, जैसे कि पहले था, कोई किसी का काम करता था, उसके बाद जात पात वाला नाम रखाता था। लेकिन अब फिक्स हो गया कि नहीं, तुम लोग इतना जो भी समाज में है यह फिक्स है कि तुम बढ़ी है और काठ का ही काम करना है। तो ये बुरा बात था। तो जाति प्रथा जो है आज काम बांटने के साथ साथ काम करने वाले लोगों को भी क्या कर देता है, बांट देता है। फिर से सुनिएगा, लेखक जो है जाति प्रथा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आज जो है इस आधुनिक युग में भी लोग जाति प्रथा, जातिवाद के पोषकों की जो है कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है, ये उपहास की बात है, ये मजाक की बात है। दुख की बात है कि लोग आज पढ़ लिख करके शिक्षित और समझदार होने के बाद भी अगर जात पात की बात करते हैं, उसमें विवाद करते हैं, बुराइयां उत्पन्न करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेखक का ऐसा कहना है कि जाति प्रथा गलत है। तब जो है जातिवाद के जो समर्थक है, जो पोषक हैं, वो जातिवाद को अच्छा है इस पक्ष में बोलते हैं। अगर ये जातिवाद का पोषक है, मतलब समर्थन करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातिवाद को सही मानने वाले। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से जाति प्रथा सही है। ये तो बता दिए कि जाति प्रथा बुरा है, तो ये बताते हैं, अब बताते हैं लोग समाज के कि जाति प्रथा कैसे सही है, जात पात होना चाहिए। बोल वो कहते हैं नहीं होना चाहिए, कहता है होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, ये अपने पक्ष में जो है समर्थन में बोलता है कि जाति प्रथा कैसे सही है। तो इनका मानना है कि जातिवाद के पोषकों का मानना है कि कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम का विभाजन होना अति आवश्यक है। श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन क्या है, आवश्यक है। श्रम का विभाजन क्या है, आवश्यक। यानी कि काम को बांटना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को कार्यकुशल बनाना है, मतलब वह व्यक्ति जो है काम अच्छा से कोई भी काम करे, सीखे फुल फोकस के साथ, तो उसके लिए बल काम बांटना चाहिए। और काम अगर नहीं बांटा तो कार्यकुशलता बल नहीं आ पाएगा। कार्यकुशलता अगर लाना है तो काम को, श्रम को क्या करना होगा, बांटना होगा। ऐसा कहना है जातिवाद के पोषकों का। मतलब कहने का ये कहना चाह रहा, ये बात अच्छा भी बोला लेकिन गलत तो बाद में। देखिए ये कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए काम को बांटना अति आवश्यक है। बात सही है कि अगर मान लिया जाए 5 बच्चा है, क्लास में 5 बच्चा है और क्लास की सफाई करना है। अगर क्लास की सफाई करना है तो 5 बच्चा का अगर काम बांट दें तो 5 बच्चा अपने अपने काम पर जो है फुल फोकस के साथ ध्यान देगा और काम अच्छा से करेगा। कार्यकुशल जो है तरीके से जो है काम कर देगा। कोई झाड़ू लगा देगा, कोई बेंच सरिया देगा, कोई जो है और काम जो भी देंगे, पानी ला देगा, जो भी काम है सब अपना अपना काम पर फोकस करेगा। जैसे मान लिया जाए इसको कह दिए झाड़ू लगाना है तुमको, ठीक है, और इसको कह दिए पानी लाना है तुमको, सबको ढोक देना है। इसको कह दिए कि जो भी कचरा है, कचरा उसको तुमको फेंकना है। और इसको कह दिए कि जितना भी बेंच सारा जो है गंदा हुआ उसको जो है साफ कर देना है, पोछा मार देना है। पूरा सगरो जो है क्या कर देना है, पोछा मारना है। अब सुनिए, अब जब सबका काम बट गया, फिक्स हो गया, तो सब अपना अपना काम पर ध्यान देगा, अपना अपना काम पर ध्यान देगा। जैसे ही बच्चा जो है केवल झाड़ू लगाने पर ध्यान देगा और इससे नहीं कहा जाएगा कि पानी जो है
पानी हम लाएंगे, कोई मतलब नहीं। तुम अपना काम पर ध्यान दो, झाड़ू लगाने पर ध्यान देगा, ये पानी लाने पर ध्यान देगा, ये जो है कचरा फेंकने पर है, ये पोछा मारने, और इस प्रकार से जो है अपना काम सही से कर लेगा। और बात सही भी है कि अगर एक ही बच्चा ये हमेशा जब भी क्लास साफ होगा इसको कह देंगे झाड़ू मारना, तो 2 बार 4 बार जब झाड़ू मारेगा तो इसको झाड़ू जो है स्पीड में मारने के लिए आ जाएगा, सीख जाएगा। पानी लाना रहेगा, इसको जो है आइडिया जो है कैसे जाए, दौड़ के लाना है, कैसे पैंप लाना है, कैसे भी अपना आइडिया ये विकसित कर लेगा। उसके बाद ये कचरा फेंकने में जो है सफल हो जाएगा, पोछा मारने में। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने कार्य में कुशल हो जाएगा। अगर इसी चीज को मान लिया 2 बच्चा के एग्जाम्पल से हम लोग समझे, अगर ये दोनों बच्चा जो है आपका कहीं रूम लेकर के कहीं शहर में पढ़ता है, तो होता क्या है कि जब जाता है तो इसको खाना पकाने के लिए केकरो कुछ नहीं आता है, लेकिन फिक्स कर लिया, कह दिया ए भाई बा देख बल तोरा की करना और रात में रोटी पकाना, और इसको कह दिया कि तू सब्जी पकाएगा, सब्जी पकाना है। अब जब शुरू में गया रोटी पकावे ले तो ये जो है पकवेल नेकरा आ रहा है, नौकरा आ रहा है, लेकिन आधा आधा काम बांट लेता है कि नहीं ये काम तुमको करना, ये काम हमरा करना। अब क्या हुआ कि रोटी बेचारा पका रहा है तो रोटी घूमना चाहिए बेलना चौकला से, तो ये बेचारा अपने घूम घूम के जो है रोटी घुमा रहा है। उसके बाद भारत पाकिस्तान के पूरा नक्शा बना रहा है, रोटी जैसे तैसे बेल दे रहा है, बेचारा करे कची, नहीं पकाएगा तो भूखल पेट को अनिय मर जाएगा, वजह तो कोई है नहीं। तो अब जो है ये उसी भारत पाकिस्तान के नक्शा वाला रोटी सिझा रहा है, और जब सिझा रहा है तो नहीं फूल रहा है, और जब नहीं फूल रहा है तब बिस्कुट बन जा रहा है। उसके बाद जब खा रहा है ये रूम में तब आज जा रहा है वो रूम में। उसके बाद इस सब्जी बेचारा पका रहा है तो नमक डाल रहा है, तो तेल जो है तेल डाल रहा है तो नमक का बेसी, और उसके बाद जो है मिर्चाई कितना डालना है तो पूरा गुंडिये उछल दे रहा है। हल्दी जो है 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच खा रहा है। पानी डाले जो एक में सब जो है डबकाना है पानी 1 गिलास, तो ये 2-3 जो है गिलास डाल दिया, पूरा डबकैले है, पूरा भट्टे होना झोर। अब क्या हुआ, न इसको आ रहा है न इसको, लेकिन यही बच्चा इसका फिक्स काम हो गया कि तोरा रोटी बनाना है और तुमको क्या सब्जी बनाना। यही बच्चा जो है कुछ दिन के बाद 5 से 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद झकास झकास रोटी बनाना सीख जाएगा। फिर यही बच्चा जो है आपका जो सब्जी बना रहा था ये झकास झकास सब्जी जो है मस्त बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब लगातार एक ही काम को करेगा तो उस कार्य को करने में ये क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। मतलब कहने का कि जातिवाद के जो पोषक बोले वो कुछ हद तक जो है सही बात बोले कि कार्य कुशलता के लिए काम का क्या किया जाना चाहिए, बंटवारा किया जाना चाहिए। तो इस बात से लेखक भी समर्थन में थे। काम बांटने की जो बात कहते हैं जातिवाद के जो पोषक है, काम बांटने की जब बात जो है, जब काम बांटने की जो बात जो है, जब काम बांटने की बात करते हैं कौन, जातिवाद के पोषक, तो लेखक भी इस बात से समर्थन में रहते हैं। लेखक भी काम बांटने के जो है, काम बांटने की बात का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं कि ठीक है काम बंटना चाहिए, लेकिन काम जो बांटा जाना चाहिए वो काम जो बांटना चाहिए इच्छा से। काम बांटिए तो इच्छा से पूछ लीजिए कि रोटी पकाना है तोरा की सब्जी पकाना है। जबरदस्ती कहेगा कि सब्जी पकाओ तो वो बेचारा जो है गुस्सा में जो है की करेगा, भरभट होना झोर, उसके बाद जो है लहका उका देगा, डबका देगा, झोर उलट पुलट देगा। लेकिन जब इच्छा से बनाएगा तो सीखे के प्रयास करेगा, और इच्छा नहीं रहेगा तो सीखे के प्रयास नहीं, एक के बार सब कुछ दे के झाँप देगा। ठीक है, तो काम बांटना है, लेकिन इनका कहना है लेखक का कि काम का बंटवारा किसके आधार पर करिए, इच्छा के आधार पर। लेकिन जातिवाद के जो पोषक है वो काम का बंटवारा जो चाहता है, जातिवाद के जो पोषक है वो काम का बंटवारा चाहता है किसके आधार पर, जाति के आधार पर। और ध्यान से सुनिए इस बात को, दूसरा पैराग्राफ में भी चल रहे हैं। लेखक जो है फिर जातिवाद के पोषक क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में, तो जातिवाद के पक्ष में कहता है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है। और इस बात से लेखक भी क्या थे, समर्थन में थे कि हाँ कार्यकुशल बनाना है व्यक्ति को तो काम का बंटवारा होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं, इसको बोले तब ये घुमा के दूसरा बात बोल देता है, जो गलत बोलता है यही गलत किया। यहां तक ये बेचारा सही बोला। उसके बाद कहता है कि अगर जो है श्रम विभाजन करना सही है, लेखक भी कहते हैं हाँ श्रम विभाजन करना सही है,
तब जो है घुमा के दूसरा बात ही बोल देता है जो गलत हो जाता है। तब बोलता है ये जातिवाद के पोषक कि अगर काम बांटना सही है तो जाति बांटना, जाति प्रथा भी क्या है, सही है। अगर काम बांटने में कोई बुराई नहीं है तो जाति को भी बांटने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन में भी काम का बंटवारा किया जाता है और जाति प्रथा में भी काम का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या बताइए इसमें बुराई है कि नहीं? यहाँ जो काम बांटने की बात किया गया लेखक के द्वारा इच्छा के आधार पर, लेकिन जब जाति के आधार पर काम का बंटवारा किया जाता है तो बिना इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो क्या काम बांटना और जाति बांटना कभी एक हो सकता है? ये गलत बोला कौन लाइन? दूसरा लाइन कहता है कि ना ये दोनों एक के नहीं है। क्या हो सकता है? बिल्कुल गलत हुआ। तो अब लेखक समझाते हैं कि अरे अलबलाहा, जाति बांटना और श्रम विभाजन जो है किया जाना या काम का बांटना एक के कैसे होगा? तो पता पूछा फिर कैसे होगा? नहीं एक भाई बताइए, एक नहीं है तो कैसे नहीं है? अब जातिवाद के पोषक पूछेगा कि कैसे नहीं है सही बल। लेखक कहते हैं कि नहीं, काम बांटना तो सही है, लेकिन तुम कहता है जाति बांटना जो है, काम बांटना दोनों बात बराबर है। कहते हैं नहीं, ये बात सही नहीं। तब लेखक कहते हैं, तब जो है लेखक कहते हैं कि काम का जो बंटवारा किया जाना चाहिए वो इच्छा के आधार पर, लेकिन जातिवाद के पोषक कहता है कि काम का बंटवारा किस पर? जाति के आधार पर, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। अब सुनिए, देखिए अब लेखक जो है बताते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार जो है काम बांटना और इच्छा से काम बांटना दोनों एक बात नहीं हो सकता है। तब लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा में जो है, जाति प्रथा में काम का जो बंटवारा है, लेखक बोल रहे हैं, बुराई बता रहे हैं जाति प्रथा का। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा होता है वो हो जाता है माता पिता, माता और कच्चे पिता, माता पिता का जो पैतृक पैसा है, पैतृक पैसा के अनुसार होता है, और बच्चा का जो काम का बंटवारा किया जाता है जाति प्रथा में वो माता के गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही कर दिया जाता। मतलब बच्चा अभी पेट में ही है, वो जिंदा जन्म लेगा कि मरल जन्म लेगा कोई अता पता नहीं है। अब पहले से जो है आपका क्या किया है, काम बांट ले कि आएगा तो तुम यह काम करेगा, ये तो गलत बात है ना। काम बांटना बिल्कुल सही है, लेकिन जो काम करेगा उस व्यक्ति की इच्छा भी तो होनी चाहिए उस काम को करने में। मानते हैं कि काम बटा रहेगा तो कार्य कुशल होगा, लेकिन अगर व्यक्ति उस काम को करने के इच्छुक नहीं हो तब क्या होगा? तब तो जो है बेरोजगारी उत्पन्न होगा। तब बोलते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार जो काम बटेगा वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में जो काम का बंटवारा किया जाता है वो माता के गर्भ में ही कर दिया जाता है, और जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा किया जाता है उसमें इच्छा एवं योग्यता, योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है। अब इस बात को भी काम बांटते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो काम जिसको बांटा जा रहा है उसकी इच्छा है या नहीं। दूसरी बात, उस योग्य है, वो करना चाहता है, उस काम को करने के लिए आता है या नहीं, वो काम करना चाहता है कि नहीं, और वो जो काम उसको दिया जा रहा है उस काम को करने के लिए उसको आता है या नहीं, तब ने उस काम को कर पाएगा। अगर जिस व्यक्ति को कोई काम आ रहा है और उस काम को इच्छा के अनुसार जाति वाला मिल गया तब तो ठीक है। मान लिया जाए, अभी हम एग्जाम्पल आपको समझाए थे, यहां पे एग्जाम्पल लिए थे, हाँ देखिएगा 4 जाति का। जैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण, कुम्हार, उसके बाद बढ़ई। अब देखिए ब्राह्मण, कुम्हार, बढ़ई, उसके बाद डोम। अब कोई मान लिया जाए ब्राह्मण का बेटा है, अभी जन्म नहीं लिया, अब ब्राह्मण का बेटा जन्म लिया और उसको जो है ब्राह्मण वाला काम करने में अच्छा लग गया, तब तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, काम कर लेगा ब्राह्मण वाला। लेकिन मान लिया जाए कोई जो है बच्चा जन्म लिया कुम्हार में, अब इसको जो है कुम्हार का काम अच्छा नहीं लगा, अब ये करना चाहता है क्या कि हम भी जो है क्या करें, पंडित जी वाला काम हम भी करें। पंडित जी वाला काम जो है इसको बहुत अच्छा से करे लाता है और कुम्हार वाला काम करे ले नहीं आता है।
तो ये तो बच्चा चाहेगा कि हम क्या करें, पंडित जी वाला काम करें। लेकिन समाज के लोग जो है इस कुम्हार के बच्चा को ब्राह्मण का काम करने के लिए नहीं देगा, और ये बच्चा कुम्हार का काम जो है, ये कुम्हार जो बच्चा जन्म लिया वो कुम्हार का काम करने नहीं चाहता है। जब आपका नहीं होगा तो आपको कोई कुछ कह दे लेकिन आप नहीं करिएगा। अगर आपका इच्छा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, कोई लाठी लेके आ जाए फिर भी आप नहीं पढ़िएगा। अगर पढ़िएगा भी तो दिल से नहीं पढ़िएगा, किताब उलटले रहिएगा। लाठी लेके तैयार पढ़ता नहीं, बस पढ़िए रहे। लेकिन अगर अपनी इच्छा से अगर पढ़े का मन है तो कोई नहीं भी कहेगा तब पर भी पढ़ेंगे। अब यहां जो है इसके साथ दो कंडीशन हुआ कि ये या तो जाति वाला काम करे तब इसका पेट चलेगा, बाल बच्चा खाए पिएगा, या तो समाज जो है ब्राह्मण वाला काम करे तब इसका जो इसका इच्छा है कि हम ब्राह्मण वाला काम करें, तो दो काम इसका। लेकिन अभी कुम्हार वाला काम अपन मर्जी से कर ही नहीं चाहता, हम नहीं करबो, मर तो मर जीवो, नहीं खेबो भूखल रह तो रह जीवो, बोल हम नहीं करबो कुम्हार वाला काम। अभी चाहता है कि हम करेंगे कौची, ब्राह्मण वाला काम। अब ये बेचारा झोला पोथा लेके ब्राह्मण वाला काम करने के लिए अगर जाएगा तो कोई इससे पूजे नहीं करवाएगा। जिसके यहाँ जाएगा उसको दो चार बात बोलेगा, मारपीट, इसको करने के लिए नहीं देगा, पूजा करवाने के लिए नहीं देगा। क्या हुआ, जब इसको इच्छा से काम नहीं मिला तो ये बेचारा इधर से अपने जाति वाला काम अपनी इच्छा से नहीं किया तो बेरोजगार हुआ। दूसरा जो इच्छा से करना चाहता है, जो इसको करने के लिए आता है, समाज के लोग करने के लिए नहीं दे रहा है, और जब नहीं दे रहा है तो बेचारा दोनों तरफ से क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। दोनों तरफ से ये क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। जैसे अभी बताए कि ये जो है बेचारा काम करना चाहता है ब्राह्मण वाला, और इसका काम जो है आपका कुम्हार वाला, मिट्टी का काम करना है। लेकिन एक कुम्हार का बच्चा जो है मिट्टी का काम अपन मर्जी से कहता हम करवे नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। अभी करना चाह रहा है क्या, तो इधर से तो बेरोजगार हो ही गया, नहीं है किया काम। अब इधर चाह रहा है कि हम ब्राह्मण वाला काम करें, तो ब्राह्मण वाला काम जो है समाज के लोग इसको करने के लिए नहीं दे रहा, बोल कर ही नहीं तोड़ा देंगे, पूजा कैसे करवा लेगा, तो है पंडित जी बोल। अब बेचारा को ब्राह्मण वाला काम करे के लिए समाज के लोग नहीं दे रहा है, और इधर से जो काम इसको मिला जाति वाला ये खुद से नहीं कर रहा है, तो इधर तो खुद से बेरोजगार हो गया, और इधर से समाज के लोग जो है इसको क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। अब बताइए, तो जाति के कारण ही तो इसको पूजा नहीं करवाने दिया गया। अगर ये ब्राह्मण जाति का होता तो सब करवा लेते। इसको बेचारा के पूजा बड़ी झकास अदा करवे ले, पंडित जी से भी बेहतर करवाएगा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण नहीं है इसलिए पूजा नहीं करवा सकता है। अगर कोई अलबलाहा भी है, जिरियो मनी है, जानता है पंडित जी जात का है, तो वो पूजा करवा सकता है। लेकिन ये बहुत जानकार है, पूजा करवाने के सब विधि जानता है, फिर भी लोग इसको नहीं करवाने देगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं है इसलिए। तो इस प्रकार से देखिए तो ये बेचारा बेरोजगार हो गया। तो जाति प्रथा से जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से भी जो है गलत है। सुनिएगा, और जाति प्रथा कैसे गलत है, समय बदलने के पर जो है बहुत सारे काम जो है निरर्थक हो जाता है। समय के अनुसार जो है लोगों को बदलना पड़ता है, काम को बदलना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पहले जो है कोई व्यक्ति अगर टेलीफोन का दुकान चलाता था, बात करने वाला वो बड़का, तो उससे एक दुकान चलता था, जो है लोग उनके यहाँ बात करने के लिए जाते थे और वहाँ पैसा देते थे, और उस दुकानदार को जो है बहुत बड़ा अच्छा आदमी समझा जाता था, अमीर समझा जाता था, और उससे उनका घर परिवार बहुत झकास से चलता था। लेकिन अगर आज वही दुकानदार को जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं आपको वही टेलीफोन का दुकान चलाना होगा, तो आज बताइए हर व्यक्ति के पास जो है, हर घर में जो है हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। अब फोन करने के लिए क्या जाएगा इस टेलीफोन वाले के पास? अभी टेलीफोन वाला के कहेगा नहीं जबरदस्ती तुम दुकान खोलो, तो ये टेलीफोन वाला भूखल मर जाएगा कि नहीं? तो इस बेचारा को टेलीफोन वाला दुकान बंद करके जो है क्या करना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। लेकिन अगर जो है इसको कोई और काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेरोजगार होगा। तो समय बदलने पर जो है व्यक्ति को काम बदलने की आवश्यकता होती है, लेकिन जाति प्रथा जो है विपरीत परिस्थिति विपरीत में आ चुका है, फिर भी काम बदलने की अनुमति नहीं देता है।
जो ये क्या है, बुराई है, गंभीर दोष है। और जाति प्रथा का बुराई क्या है कि जो भी वर्ग विभाजित है, विभाजित वर्गों में भी उच्च नीच, उच्च और कची नीच, उच्च विभाजित वर्गों में भी उच्च नीच का करार देता है। मतलब फलना जो है उच्च जात है, फलना जो है नीच जात है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, और जात के आधार पर लोग भेदभाव भी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी क्या है, ये आपका गलत है। आगे देखिएगा, जाति प्रथा जो है, कहा जाता है कि जाति प्रथा जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। मतलब गरीबी से जितना दुख नहीं होता है, उत्पीड़न से जितना दुख नहीं होता, उससे ज्यादा दुख जो है देने वाला कौन है, जाति प्रथा। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में जब काम का बंटवारा जो किया जाता है वो जीवन भर के लिए फिक्स कर दिया जाता है, जीवन भर के लिए जो है काम को फिक्स कर दिया जाता है, इच्छा रहे चाहे नहीं रहे तुमको करना होगा। तो बेचारा को जो है जीवन भर के लिए एक काम से बंध जाता है और उसी काम को बिना इच्छा नहीं रहने पर भी जबरदस्ती करना पड़ता है। तो यह जो है बहुत दुख की बात है। आगे सुनिएगा कि देखिए, तो इस प्रकार से लेखक ने जो है जाति प्रथा के पक्ष में इस तरह से अनेक बुराई बताए, जैसा कि हम विस्तार से आपको बताए। पहला कि यह जो है जाति प्रथा का बुराई क्या है कि श्रम का यह स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब यह काम का जो बंटवारा है सही से नहीं करता। कैसे? क्योंकि जाति प्रथा में जो काम बंटता है उसमें इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है, और जन्म से पहले ही माता के गर्भ में उसका जो है क्या किया जाता है, काम का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये काम का जो है सही बंटवारा नहीं है। इच्छा से काम बटेगा तब नहीं सही होगा, इच्छा भी तो होना चाहिए, तो बिना इच्छा से बांटा, इसलिए ये सही श्रम का विभाजन नहीं है। दूसरा, विभाजित वर्ग में भी उच्च नीच का जो है करार देते हैं। अगर बट गया जाति तो उसमें भी क्या करता है कि किसी को उच्च तो किसी को नीच माना जाता है, लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए जाति प्रथा गलत है। विपरीत परिस्थिति में भी कार्य बदलने की यह अनुमति नहीं देता है। मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया कि आपको काम बदलना चाहिए, जैसा कि हम टेलीफोन के दुकान का एग्जांपल लिए, उस व्यक्ति को काम बदलने की अनुमति जो है बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बदलने की अनुमति नहीं दे तो गलत बात है। तो जाति प्रथा जो है विपरीत परिस्थिति में भी कार्य बदलने की अनुमति नहीं देती है, जो ये क्या है, बुराई है जाति प्रथा का। उसके बाद जाति प्रथा जो है गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न करती है, व्यक्ति को जो है गरीब और बेरोजगार बना देता है। और जाति प्रथा का बुराई है कि जाति प्रथा में निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करना पड़ता, विवशतावश जो है करना पड़ता है। जो व्यक्ति मजबूरी में अब बेचारा जो है इच्छा नहीं है फिर भी जात वाला काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है उसका घर परिवार चलाना है, तो दुख के साथ बेचारा लगे रहते हैं धक्के से, तो यह बुरा बात है। तो अब इस तरह से अनेक बुराई जब बताए तो लोग इनसे प्रश्न किए कि चलिए ठीक है जाति प्रथा मान लेते हैं कि हम क्या है, गलत है, तो अब ये बताइए कि सही क्या है, कैसे जो है क्या सही सुधारा जाए। तब इन्होंने जो है बताया कि सच्चा लोकतंत्र जो है, सच्चा लोकतंत्र के बारे में ये कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए, समान अधिकार, समान न्याय और विकास का जो है समान अवसर। मतलब कहने का कि सच्चा लोकतंत्र वही माना जाएगा, अच्छा समाज जो है वही माना जाएगा जिसमें समाज के सभी लोगों को सब कुछ बराबर मिले, अधिकार बराबर मिले, न्याय बराबर मिले, सम्मान जो है बराबर मिले, सब कुछ बराबर मिले। कोई किसी से न ऊंच है न नीच है, गलत किया तो गलत है, कोई भी हो, सही किया तो सही, तो सब कुछ सबको बराबर मिलना चाहिए,
तब जो है वह सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा, वही एक अच्छा समाज माना जाएगा। और जैसे तो कैसे होना चाहिए, लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, जैसे कि आपका दूध और पानी, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन जो है छोटा है, कौन उच्च है और कौन नीच है। जैसे कि दूध जो है कीमती होता है, उसका कीमत 40-50 रुपये लीटर होता है। पानी अगर मान लिया जाए कीमत उसका भी मानते हैं तो मैक्सिमम 20 रुपया लीटर, 1 लीटर वाला तो 20 रुपया है। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, दूध और पानी को, तो पानी का कीमत कम होते हुए भी अगर मिले दोनों एक साथ, तो दूध का जो कीमत है 50 रुपये किलो, उस पानी का भी कीमत क्या हो गया, 50 रुपये किलो। दूसरी बात, उसमें बताया नहीं जा सकता है कि कौन दूध है, कितना दूध है, कितना पानी है, मतलब दोनों एक जैसा, सीधा सा नाम हो गया केवल दूध। तो उसी प्रकार से समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और समान विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। लोगों को लगना ही नहीं चाहिए कि हम छोटा है बड़ा है, सबको बराबर मिलना चाहिए। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण जो हो, उस तरह से लोगों में भाईचारा होना चाहिए। लोगों में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। लोगों में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम मिलजुल करके रहना चाहिए। कभी किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम उच्च हैं और किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम छोटा जात हैं। और जब मिलजुल करके रहेंगे तो वही एक अच्छा समाज माना जाएगा, वही जो है आपका सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बात और, इसको पढ़ने के बाद आप किताब एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, सारा बात क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।